हेलो मेडिकल वॉरियर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है वो देखेंगे। कार्डियक अरेस्ट के जो रिवर्सिबल कॉज है 5H एंड 5T, 5H एंड 5T देखेंगे क्या होती है 5T रिवर्सिबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कार्डियक अरेस्ट देखने जा रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे सडन सेसेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, अचानक जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है विथ हीमोडायनेमिकली कोलैप्स। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कार्डियक एक्टिविटी बंद तो हो ही जाती है हार्ट की, लेकिन पेशेंट हीमोडायनेमिकली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, हीमोडायनेमिकली कोलैप्स हो जाता है, तो इसी को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और क्या चीज़ें आपको कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिल सकती है, यूजुअली विद इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड का अब कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के कुछ सेकेंड बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेशन स्टॉप। जो रेस्पिरेशन है पेशेंट का वो स्टॉप मिल सकता है आपको। ठीक है, ओकेशनल गैप्स में भी सीन, कुछ टाइम आपको लग सकता है कि पेशेंट गैस्प्रिन में और वो सांस ले रहा है, ब्रीथ ले रहा है, आपको दिख सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, इन प्राइमरी रेस्पिरेशन अरेस्ट और एपनिया, प्राइमरी रेस्पिरेशन अरेस्ट और एपनिया में हार्ट कंटिन्यू टू बीट, हार्ट कंटिन्यू बीट करता है कितने देर तक, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तक ये हार्ट बीट करता है कार्डियक अरेस्ट में। आई होप आपको कार्डियक अरेस्ट समझ में आया होगा। कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडन सेसेशन हो जाता है कार्डियक एक्टिविटी का, मतलब हार्ट अचानक से बंद हो जाता है, हार्ट फंक्शन करना बंद हो जाता है और पेशेंट क्या होता है हीमोडायनेमिकली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास राइज हो रहा है, व्हाट इज द रिवर्सिबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट 5H एंड 5T। कौन कौन से रिवर्सिबल कॉज है कार्डियक अरेस्ट के, वो हम देखेंगे 5H एंड 5T। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को, कैसे क्या पता करेंगे कि ये पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट बैठा है। तो पहली चीज़ क्या देखेंगे, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट देखेंगे। पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप उसको आवाज़ दे रहे हो बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकेंड आपको साइनोसिस मिल सकता है। ठीक है, साइनोसिस ये क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थर्ड जो है अब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। ठीक, हार्ट साउंड नहीं सुनाई देगा आपको आजकल। ठीक है, हार्ट साउंड नहीं मिलेगा आपको। अब्सेंस ऑफ बीट, अब्सेंट ऑफ बीट, अब्सेंट ऑफ ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब्सेंट ऑफ पल्स, पल्स भी नहीं मिलेगी इन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी आप जब फील करोगे तो आपको पल्सेशन नहीं मिलेगा कार्डियक अरेस्ट में, कीप इन योर माइंड। और जो 6-1 है बीपी नॉट रिकॉर्डेबल, बीपी भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कीप इन योर माइंड। इस ये जो 6 मीटर बताया हमने प्राय पैरामीटर बताया, इससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कार्डियक अरेस्ट में क्या देखना पड़ता है। कार्डियक अरेस्ट में हमको क्या देखना पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में लुक फॉर 5H एंड 5T। हम क्या देखते हैं कार्डियक अरेस्ट में, 5H और 5T देखते हैं। तो 5H स्टैंड फॉर फर्स्ट स्टैंड 5H में पहला H जो रहता है हाइपोवोल्यूमिया को डिनोट करता है। ठीक है, दूसरा हाइपोक्सिया, तीसरा हाइड्रोजन आयन, चौथा जो देख रहे हो हाइपो और हाइपरकेलिमिया, पांचवा जो देख रहे हो आपको हाइपोथर्मिया, और छठवा जो देख रहे हो हाइपरग्लाइसीमिया। इसको भी इंक्लूड करते हैं बट मोस्टली 5H में हम इतनी चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयन, हाइपो और हाइपरकेलिमिया और हाइपोथर्मिया। ठीक है, 5Ts की बात करें, टॉक्सिन्स, पहला टॉक्सिन्स हुआ। ठीक है, दूसरा कैंसर न्यूमोथोरैक्स, तीसरा थ्रोम्बस, कार्डियक थ्रोम्बस। ठीक है, चौथा थ्रोम्बस पल्मोनरी थ्रोम्बस। ठीक है, और पांचवा टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कि आपको समझ में आया कार्डियक अरेस्ट में क्या देखते हैं हम, लुक फॉर 5H एंड 5Ts। तो ये 5H और 5Ts, इनको हम विस्तार से देखते हैं कि क्या होता है, एक एक करके एलिब्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाइपोवोल्यूमिया क्या है, हाइपोवोल्यूमिया एक मोस्ट कॉमन कॉज है कार्डियक अरेस्ट का, जिसमें क्या होगा, डिक्रीज वॉल्यूम हो जाएगा। जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो बॉडी का जो वॉल्यूम है, ठीक है, बॉडी का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, फ्लूइड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम का बोलिए आप मिलाकर जो वॉल्यूम है शरीर का वो कम हो जाता है।
ठीक है। डिक्रीज वॉल्यूम इन द वस्कुलेचर, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है, जो बॉडी है उसमें जो रहता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जिसके कारण डिक्रीज हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन, और ये क्या लीड करता है डेट लीड कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ क्या लीड करती है कार्डियक अरेस्ट की ओर ले जाती है, ठीक है। कॉज हाइपोवोलेमिया कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हाइपोवोलेमिया किस कारण से हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को पुअर इनटेक, अच्छे से खा पी नहीं रहा हो, अच्छे से इंटेक नहीं कर रहा हो, ओरल इंटेक नहीं कर रहा हो, ठीक है। लॉसेस, ठीक है, लॉसेस हो रहे हो, जैसे कि वोमिटिंग के थ्रू लॉस हो रहा हो, फ्लू हो रहा हो, बर्न के थ्रू, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवोलेमिया हो रहा हो, या डायरिया की वजह से हाइपोवोलेमिया हो रहा हो, और जो आप देख रहे हो ब्लड लॉस हो रहा है, सेप्सिस, इन कारण से हाइपोवोलेमिया कॉज होता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, यदि क्लिनिकल सिम्टम्स की भी बात करें, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या मिलेगा आपको हाइपोवोलेमिया में, टेकिकार्डिया मिलेगा, ठीक है, हार्ट रेट उस पेशेंट की बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा हाइपोटेंशन मिलेगा, तीसरा हाइपरथर्मिया मिलेगा आपको। इन लोगों का क्या रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई रहेगा, फीवर रहेगा, हाइपरथर्मिया रहेगा। ट्रीटमेंट के लिए बात करें, ट्रीटमेंट क्या देंगे आप, तो आईवी एक्सेस करनी है, और आईवी कौन सी एक्सेस करनी है, लार्ज बोर कैनुला लगाना है आपको, लार्ज बोर कैनुला लगाना है, ठीक है। लार्ज बोर कैनुला लगाना है 18 नंबर 20 नंबर का, ठीक है। और आपको क्या करना है, गिव फ्लूइड चैलेंज और बोलस चैलेंज, आपको फ्लूइड देना है, उसको बोलस चैलेंज देना है, और दूसरा ब्लड कंपोनेंट भी दे सकते हैं आपको, हाइपोवोलेमिया करेक्शन करने के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको हाइपोवोलेमिया समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कॉज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड की कॉज आप देख रहे हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है इन विच क्या होता है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, इनटू द ब्लड, इनटू द बॉडी, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो कार्डियक मसल्स है या अदर मसल्स है उनको ऑक्सीजन रिच अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है। जो ऑक्सीजन रहता है सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट्स रहता है सेल की फंक्शनिंग के लिए। यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, सेल नेक्रोसिस होना चालू हो जाएगा, सेल जो है उनकी डेथ होना चालू हो जाएगी। यदि इन केस यदि जो ब्रेन है उनकी सेल्स को यदि O2 नहीं मिलता है तो ब्रेन की सेल्स भी डेथ हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो सेल नेक्रोसिस चालू हो जाता है, यदि ऑक्सीजन से रिच अमाउंट में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो सेल नेक्रोसिस चालू हो जाता है। कॉज क्या हो सकता है हाइपोक्सिया का, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके कारण भी क्या होगा, पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। तो क्लिनिकल हमको क्या देखा है, क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या देगा कि सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ऑक्सीजन SpO2 ड्रॉप हो रहा है तो हाइपोक्सिया हो रहा है, समझ जाएंगे हम, ठीक है। सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, साइनोसिस दिखेगा, ब्लू स्क्लेरेशन ऑफ स्किन दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ABG आर्टियल ब्लड गैस की रिपोर्ट सेंड करते हैं, ठीक है, जांच करने के लिए। ट्रीटमेंट की भी बात करें तो ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, गिव ऑक्सीजन देंगे ऐसे पेशेंट को। यदि ऑक्सीजन पे भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या हाई फ्लो मार्क्स में डीप ब्रीथिंग मार्क्स में भी नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो हम ऐसे पेशेंट को वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन करते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, ठीक है। इससे हाइपोक्सिया ठीक हो पाए, इसलिए हम उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको हाइपोक्सिया सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तीसरा जो कारण है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन भी एक कार्डियक अरेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हाइड्रोजन आयंस कैसे, वो देखते हैं। हाइड्रोजन आयंस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, एसिडोसिस कर सकते हैं, एसिडोसिस करेंगे, ठीक है। एसिडोसिस आइदर में भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। कैन लीड जो क्या किस ओर ले जा सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट की ओर ले जा सकता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है।
कॉज क्या हो सकता है? कॉज की यदि बात करें इसकी तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 बॉडी में, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है सेप्सिस के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के कारण, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के कारण, और एक गए एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस के कारण, ठीक है। आई होप एक कॉज है क्या है कि हाइड्रोजन आयंस के। इन्वेस्टिगेशन में ABG करके आप करेक्शन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स में यदि आप देखें ऐसे पेशेंट का ECG करवाते तो लो एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स देखिए आपको, लो एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स जो रहेगा उसका लो एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली नहीं होता है। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट यदि बात करें तो ऐसे पेशेंट को वेंटिलेशन देना है, ठीक है, वेंटिलेट करना है, ठीक है, वेंटिलेटर सपोर्ट देना है। मेटाबॉलिक है तो हम ड्रग ऑफ चॉइस जो है सोडा बाइकार्ब देते हैं, ठीक है। यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो सोडा बाइकार्ब देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन कॉज देखते हैं, फोर्थ वन कॉज देख रहे हैं हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, ठीक है। ये दोनों ये चौथे नंबर की कॉज है, हाइपो और हाइपरकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया क्या होगा? हाइपोकैलेमिया एक ऐसी कंडीशन होती इन विच द पोटेशियम लेवल इन द बॉडी डिक्रीज, इन विच डिक्रीज पोटेशियम लेवल इनटू द बॉडी लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। हाइपोकैलेमिया में क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट कैसे हो सकता है? हाइपोकैलेमिया अरिथमिया कॉज कर सकता है, ठीक है, अरिथमिया कॉज कर सकता है। अरिथमिया कॉज करने के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। SVT हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। कॉज की बात करें तो वोमिटिंग हाइपोकैलेमिया का क्या कॉज हो सकता है? वोमिटिंग के कारण हाइपोकैलेमिया हो सकता है, उसके थ्रू पोटेशियम निकल रहा है। डायरिया के कारण फ्लूइड के थ्रू जो डायरिया रहता है उसमें वाटरी जो मोशन होता है उसकी वजह से पोटेशियम डिरेंज हो सकता है। डायबिटिक यदि कोई पेशेंट को डायबिटिक दे रहे हैं तो उसके यूरिन के थ्रू लॉन्ग टर्म में डायबिटिक यूज़ कर रहे हैं तो पोटेशियम डिरेंज हो सकता है, ठीक है। आगे यदि बात करें ट्रीटमेंट, यदि ECG में देखें तो ECG में क्या दिखेगा चेंजेस? इन्वर्टेड और फ्लैट T और U वेव मिल सकता है आपको ECG में, ठीक है। और कार्डियक अरिथमिया, ठीक है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, ठीक है। यदि इसका ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट एज पर डॉक्टर ऑर्डर 20 मिली इक्विवेलेंट और 40 मिली इक्विवेलेंट ऐसा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हाइपरकैलेमिया की यदि बात करें, हाइपरकैलेमिया क्या है? हाइपरकैलेमिया इज अ कंडीशन इन विच द पोटेशियम लेवल मोर देन, ठीक है, मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा? पोटेशियम जो लेवल रहेगा ब्लड में वो 5.5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपरकैलेमिया भी क्या कॉज करेगा? ठीक है, हाइपरकैलेमिया के कारण क्या हो सकता है? अरिथमिया हो सकता है पेशेंट को। या कॉज किस कारण से हाइपरकैलेमिया हो सकता है पेशेंट को? रीनल फेलियर, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही हो तो पोटेशियम निकल नहीं पा रहा है बाहर, डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, बर्न हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, ये कारण हो सकते हैं। यदि ECG में देखें हम क्लिनिकल सिम्टम, ECG में चेंजेस यदि ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमको? पिक्ड T वेव मिलेगी आपको। T वेव कैसी रहेगी? पिक्ड रहेगी, पिक्ड T वेव रहेगी, ठीक है। वाइट QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको, QRS कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा आपको? चौड़ा मिलेगा, वाइट मिलेगा, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आएगा। तो हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों देंगे? देखिए क्या होता है कि हाइपरकैलेमिया के कारण क्या हो सकता है? कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है ये कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर रहता है, कार्डियक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर रहता है, ठीक है। दूसरा हम इंसुलिन देंगे विद डेक्सट्रोज। अब इंसुलिन क्यों देंगे? इंसुलिन क्या करता है? इट डिराइव्स क्या करेंगे? इट डिराइव्स पोटेशियम इनटू द सेल। क्या करेगा? ये पोटेशियम को ड्राइव करेंगे, सेल के अंदर लोडेंगे, पुश करेगा। विद डेक्सट्रोज क्यों दे रहे हैं?
डेक्सट्रोज इसलिए ले रहे हैं कि इंसुलिन देंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया कॉज होगा, तो डेक्सट्रोज के साथ देंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, इसलिए हम इंसुलिन को विद डेक्सट्रोज लें। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो कॉज है देखने जा रहे हैं, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या है? हाइपरथर्मिया इज अ कंडीशन इन विच द कोर बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। इसी कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया कार्डियक अरेस्ट कॉज कैसे होता है, ठीक है, हाइपर का एक मेन कॉज है। कॉज हाइपोथर्मिया कैसे कॉज हो सकता है पेशेंट को? एक तो प्रोलॉन्ग कोल्ड एक्सपोजर, लंबे समय तक कोल्ड एक्सपोजर में रहा हो, इस वजह से हो सकता है। हाइपोटेंशन के वजह से भी बॉडी जो रहती है कोल्ड होना चालू हो जाती है, क्योंकि हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है पेशेंट, तो वो ब्लड यदि प्रेशर डिक्रीज है, हाइपोटेंशन है, इस वजह से भी बॉडी धीरे धीरे कोल्ड होना चालू हो जाती है। साइन क्या देखेंगे? शिवरिंग हो सकती है पेशेंट को, ब्रेडीकार्डिया होगा, फीलिंग कोल्ड, आपको एक्सट्रीमिटीज कोल्ड लगेंगी, ठीक है। इरेशनल बिहेवियर, उसका बिहेवियर इरेशनल हो जाएगा, उसको कुछ मतलब इररिलेवेंट बिहेवियर रहेगा उसका, ठीक है। ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो एक्टिव और पेसिव रिवॉर्मिंग कर सकते हैं आप, पेशेंट को एक्टिव और पेसिव रिवॉर्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट दे सकते हैं आप, पॉसिबली वार्म फ्लूइड दे सकते हैं, हाथ रब कर सकते हैं, ब्लैंकेट दे सकते हैं, या आप उसको पॉसिबली फ्लूइड वार्म भी दे सकते हैं। तो आई होप सो आपको इतनी चीज़ें यहाँ तक के समझ में आई होंगी। मैंने 5H डिस्कस किया है, अभी आगे हम 5T को डिस्कस करेंगे विस्तार से। आई होप सो आपको यहाँ तक के ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।